पिछले कुछ सालों से इंडियन क्रिकेट विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रही थी। और जब बात T20 फॉर्मेट की आती थी तो रोहित शर्मा का सेल्फलेस होकर खेलना और विराट की अनमैच्ड कंसिस्टेंसी एंड चेज मास्टरी, दोनों का कॉम्बिनेशन इंडियन क्रिकेट के इतिहास का सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन था। यस, सही सुना आपने, और मुझे पता है आप लोग भी मुझसे एग्री करोगे। बट आज हम विराट और रोहित ने क्या अचीव किया इस बारे में बात नहीं करेंगे। नाउ द रियल क्वेश्चन कम्स कि इनकी लेगेसी को रिप्लेस कौन करेगा। इट्स फनी कि ये क्वेश्चन मैं पूछ भी कैसे सकता हूँ, बट आई नो इनको रिप्लेस करना इज़ वेरी टफ। बट इनके आसपास भी अगर कोई प्लेयर पहुँच जाता है तो उस प्लेयर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ऐसा बोल के मैं किसी प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट देखा जाए तो करंट टाइम में किसी भी प्लेयर को देख के ऐसा नहीं लगता कि कोई भी इन दोनों के आसपास भी आया है। हाँ, कुछ प्लेयर्स हैं जिनमें वो पोटेंशियल दिखता है, बट फिर वही इंडियन क्रिकेट और उनकी पॉलिटिक्स। बट आज हम ना तो BCCI और उसकी पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, ना ही विराट और रोहित ने क्या अचीव किया उसके बारे में बात करेंगे। बात बस उन प्लेयर्स की जाएगी जो रोहित और विराट का स्पॉट फिल कर सकते हैं। आई रिपीट, फिल कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं। जब से गौतम गंभीर इंडियन टीम के हेड कोच बने हैं तब से ना जाने इंडियन स्क्वाड, चाहे वो T20 हो, ODI या टेस्ट, हर किसी फॉर्मेट में चेंजेस होते ही जा रहे हैं। भले ही टेस्ट में इंडिया इंग्लैंड से सीरीज ड्रॉ करने में कामयाब हुई, लेकिन अभी भी हमें 3 नंबर पर कौन खेलेगा इसका पता तक नहीं है। इंग्लैंड सीरीज के दौरान 3 नंबर पर कभी करुण नायर को जगह मिली और उनके फेल होने पर साई सुदर्शन को, बट करंट टाइम में हमें ये भी नहीं पता कि आखिरकार 3 नंबर पर खेलेगा कौन। इसे देखकर तो बस यही लग रहा है कि आज भी हम हिट एंड ट्राई वाले मोड में ही हैं। बट शायद इंग्लैंड वाली सीरीज से एक कंफ्यूजन तो क्लियर हो चुका है कि करुण नायर अब 3 नंबर पर नहीं खेलने वाले। इसे देखकर तो यही लगता है कि करंट टाइम में साई सुदर्शन ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इंडिया के पास, हु कैन बैट एट नंबर 3। बट अब देखना यह है कि गंभीर उन्हें मौके कितने देते हैं। वैसे देखा जाए तो अभिमन्यु ईश्वरन भी 3 नंबर पर खेल सकते हैं, जबकि वो टेस्ट टीम में इंडिया के साथ काफी सालों से जुड़े हुए हैं, बट अभी भी उनका डेब्यू तक नहीं हुआ है। जबकि साई सुदर्शन उनके बाद आए हैं और आज वो नंबर 3 के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। इससे तो बस यही क्लियर होता है कि IPL में अच्छा परफॉर्म कर दो और इंडिया के किसी न किसी फॉर्मेट में तो डेब्यू हो ही जाना है। चलो, ये तो हुई टेस्ट की बात। अब आते हैं ODI पे। अभी देखा जाए तो इंडियन स्क्वाड में 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनके होने से इस फॉर्मेट में इंडिया का दबदबा कभी कम नहीं होगा, और आई होप मुझे उन दोनों प्लेयर्स के नाम लेने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। बट अभी के हालातों को देखकर और BCCI एज अ 12th प्लेयर हमेशा से जैसे खेलती आई है, बहुत चीज़ें बदलने वाली हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि BCCI कंटिन्यूसली रोहित को फोर्स कर रही है इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने के लिए, और ये इंडियन टीम के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि करंट टाइम में इंडिया के पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो रोहित की तरह खेलता हो, और हाँ, आगे भी नहीं होगा। लेकिन रोहित का स्पॉट फिल करना गंभीर के लिए काफ़ी ईजी रहने वाला है, क्योंकि जायसवाल एज अ ओपनर काफ़ी इम्पैक्टफुल प्लेयर है। वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसंग ऑल्सो गुड चॉइस, उनका एवरेज ODI फॉर्मेट में काफ़ी अच्छा है। यही 2 प्लेयर हैं जो फ्यूचर में शायद रोहित का स्पॉट फिल कर सकते हैं। बट यस, हम गंभीर एरा में हैं, ये मत भूलना, क्योंकि इस एरा में वो होता है जो हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो जायसवाल और सैमसंग के अलावा भी इंडिया के पास एक ऐसा ओपनर है जो आपके दिमाग में दूर दूर तक नहीं होगा, और वो है KL राहुल, प्रेजेंट टाइम का सबसे स्टेबल और रिलायबल प्लेयर। जब भी बात ODI फॉर्मेट की आती है तो स्ट्राइक रेट से ज़्यादा एवरेज पर गौर किया जाता है, और मैचेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो KL का एवरेज जायसवाल और सैमसंग दोनों से काफ़ी अच्छा है। लेकिन फिर वही बात, हम गंभीर एरा में हैं, नो वन कैन एक्सपेक्ट कि आगे क्या होगा। वैसे अभी तक तो हम सिर्फ रोहित शर्मा का स्पॉट फिल कर रहे थे, बट मज़ा तो अब आएगा, क्योंकि अब है विराट कोहली की बारी। उनका स्पॉट फिल करेगा कौन? क्योंकि यहाँ बात केवल इंडिया के बेस्ट प्लेयर की नहीं हो रही, बात हो रही है तो वर्ल्ड के बेस्ट एवर ODI प्लेयर की। मुझे तो बोलते हुए भी डर लग रहा है। कोहली का स्पॉट फिल करना ही किसी प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बिकॉज एवरीवन नोज कि कोहली ने इंडियन क्रिकेट को क्या दिया है। कौन सा प्लेयर उनकी एवरेज को, उनकी फिटनेस को, उनके डिसिप्लिन को फॉलो करेगा। करंट टाइम में जो कोहली का स्पॉट फिल कर सकता है वो बस एक ही है, शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन ही वो प्लेयर है जिसने टेस्ट टीम में कोहली का स्पॉट बहुत अच्छे से फिल किया है, और वो हमने इंग्लैंड सीरीज़ में देख ही लिया। और देखा जाए तो करंट टाइम में शुभमन के अलावा इंडिया के पास कोई ऐसा प्लेयर है भी नहीं जो कोहली की जगह ले सके, बट शुभमन भी एज अ बैटर ही उनकी जगह ले सकता है। एज अ पर्सन
जो टीम में इम्पैक्ट कोहली का रहता था वो कभी भी कोई भी प्लेयर नहीं डाल सकता, चाहे वो ओडीआई में कोहली से ज़्यादा रन बनाए या उनसे ज़्यादा सेंचुरीज। टेस्ट और ओडीआई के बाद आते हैं लास्ट एंड अनप्रिडिक्टेबल फॉर्मेट पे। यस, अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि टेस्ट और ओडीआई में हमें ये तो पता है कि हमारा बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, बट टी20 में हमें ये तक नहीं पता कि हमारे प्लेयर्स किस ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे। और हम तो फिर भी इंडिया के नेक्स्ट डुओ की बात कर रहे हैं। हाउ टफ इज़ दिस? और टफ इसलिए है क्योंकि विराट और रोहित के टी20 रिटायरमेंट के बाद जब गंभीर ने इंडियन टीम की कोचिंग संभाली तो ऐसा लगा था कि इंडिया के 2 क्रिकेट लेजेंड के रिटायर होने के बाद भी इंडिया की टी20 टीम एटलीस्ट स्टेबल तो है, क्योंकि इंडिया का ओपनिंग पेयर ही एक बहुत डेंजरस डुओ था जिसमें अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों ही एक्सप्लोसिव इनिंग खेल रहे थे और उस डुओ का जवाब किसी भी ओपोनेंट टीम के पास नहीं था। फिर हमें ऐसा लगा कि इंडिया का नेक्स्ट टी20 डुओ हमें मिल गया है और हम इंडिया का नेक्स्ट टेस्ट डुओ कौन होगा और 3 नंबर पर कौन खेलेगा इस कैलकुलेशन में लग गए। बट जैसे ही एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ तो हमारा सारा कैलकुलेशन धरा का धरा रह गया, क्योंकि उस स्क्वाड में एक नाम था जिसने इंडिया का पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज करके रख दिया और वो नाम था शुभमन गिल, वो भी एज अ वाइस कैप्टन, वो भी एज अ ओपनर। तो जिस डुओ को हम इंडिया का फिक्स ओपनिंग पेयर मान रहे थे या इंडिया का नेक्स्ट टी20 डुओ मान रहे थे, वो सिर्फ एक प्लेयर के सिलेक्शन से टूट गया। सिर्फ ये डुओ ही नहीं, इंडिया का पूरा बैटिंग ऑर्डर सिर्फ एक प्लेयर के सिलेक्शन से अनप्रिडिक्टेबल हो गया। अब ऐसा नहीं है कि शुभमन और अभिषेक फ्यूचर में नेक्स्ट डुओ का स्पॉट फिल नहीं कर सकते। नो डाउट शुभमन एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बट इन टी20 फॉर्मेट आई थिंक जायसवाल इज़ बेटर देन गिल फॉर द ओपनिंग स्पॉट। बट क्या करें, जब गंभीर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की वजह से अक्षर को राहुल से पहले बैटिंग करवा सकते हैं, तो उसी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की वजह से जायसवाल को सेलेक्ट ना करना ये तो फिर भी बहुत छोटी बात है। बट फिर वही बात आ जाती है कि अगर लेफ्ट राइट ही रखना था तो अभिषेक और संजू में क्या प्रॉब्लम थी? जब कोई चीज़ टूटी ही नहीं है तो उसे जोड़ना क्यों है? बट क्या करें, जब हमारे गंभीर साहब इंडियन टीम के फिटेस्ट प्लेयर को टेस्ट फॉर्मेट से रिटायर करवा सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। थैंक गॉड अभी रोहित और कोहली एटलीस्ट ओडीआई फॉर्मेट तो खेल रहे हैं, तो कम से कम इस फॉर्मेट में तो इतनी भसड़ नहीं है। और जब बात आती है टेस्ट फॉर्मेट की तो हमें तो अब भी ये नहीं पता कि 3 नंबर पर आखिरकार खेलेगा कौन। बट ओवरऑल टीम को देखकर तो यही लगता है कि टेस्ट का नेक्स्ट डुओ जायसवाल और गिल ही होने वाले हैं। बट इन टी20 बोलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि कौन फ्यूचर में इंडिया का नेक्स्ट डुओ बन सकता है और टीम इंडिया के फैंस को ये विश्वास दिला सकता है कि टीम सेफ हैंड्स में है। बट हाँ, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसके जैसा डुओ ना तो कभी आया था और ना ही कभी आएगा, जिसने अपने डेब्यू से लेकर आज तक एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट किया है। आज हम नेक्स्ट डुओ की बात तो कर रहे हैं, बट द फनी थिंग इज अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग डुओ। टी20 में हम तो उस डुओ को नहीं पहचान पाए। अगर आप किसी को इंडिया का नेक्स्ट 3 फॉर्मेट डुओ मान सकते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।